हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम भारतीय कला एवं संस्कृति विषय में हम भारत के स्थापत्य एवं वास्तुकला, कौन सी शैली में यह इमारतें बनी है, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। आज भी इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज हम मंदिर वास्तुकला के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे भारत देश में जो भी मंदिर बने हैं वो नागर शैली में, द्रविड़ शैली में या बेसर शैली में बने हैं, वो सभी आपके डाउट मैं आज क्लियर करने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपको नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली के बारे में बताने वाला हूं। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मंदिर वास्तुकला की बात करें तो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ तो मौर्य काल से ही शुरू हो गया था, किंतु आगे चलकर उसमें सुधार हुआ और गुप्त काल को मंदिरों की विशेषताओं से लैस देखा जाता है। क्या मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ तो मौर्य काल से ही शुरू हो गया था, किंतु आगे चलकर उसमें सुधार हुआ और गुप्त काल को मंदिरों की विशेषताओं से लैस देखा जाता है। और दोस्तों, इसके अलावा एक अन्य प्रकार के मंदिर थे जो चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। इनमें प्रमुख है महाबलीपुरम का रथ मंडप, जो 5वीं शताब्दी का है। क्या दोस्तों, जो मंदिर नागर शैली, द्रविड़ शैली या तो बेसर शैली में बने हैं, लेकिन एक ऐसा भी वक्त था कि दोस्तों चट्टानों को काटकर मंदिर निर्मित किए गए हो। जैसा कि एलोरा की गुफा में मैंने आपको कैलाश मंदिर के बारे में बताया था, तो ठीक उसी तरह चट्टानों को काटकर भी मंदिर बनाए गए हैं। तो इसके अलावा एक अन्य प्रकार के मंदिर थे जो चट्टानों को काटकर बनाए गए थे, और इनमें प्रमुख है महाबलीपुरम का रथ मंडप, जो 5वीं शताब्दी का है। इमेज में आप देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ तो कब से शुरू हो गया था। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ कब से शुरू हो गया था? यह दोस्तों मौर्य काल से शुरू हो गया था। कब से? मौर्य काल से। और मैंने आपको बताया कि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ तो मौर्य काल से ही शुरू हो गया था। तो सही आंसर है मौर्य काल। और गुप्तकालीन मंदिर आकार में बेहद छोटे हैं। क्या? यह गुप्तकालीन मंदिर आकार में बेहद छोटे हैं। एक वर्गाकार चबूतरा जो ईंट का भी हो सकता है, तो एक वर्गाकार चबूतरा है जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी है। क्या? यहाँ पर मंदिर पर चढ़ने के लिए सीढ़ी भी रखी जाती है। और बीच में चौकोर कोठरी है जो गर्भगृह का काम करती है। क्या? बीच में यह चौकोर कोठरी है जो गर्भगृह का काम करती है। और कोठरी की छत भी सपाट है, वो अलग से कोई प्रदक्षिणा पथ भी नहीं है। दोस्तों, हम गुप्तकालीन मंदिर की बात कर रहे हैं कि गुप्तकालीन मंदिर आकार में बेहद छोटे हैं। एक वर्गाकार चबूतरा है जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी है, तथा बीच में चौकोर कोठरी है जो गर्भगृह का काम करती है। और कोठरी की छत भी सपाट है और वो अलग से कोई प्रदक्षिणा पथ भी नहीं है। चलिए आंसर बताइए कि आकार में बेहद छोटे, एक वर्गाकार चबूतरा, बीच में चौकोर कोठरी, ये सभी किस काल के मंदिर की विशेषताएं है? क्या दोस्तों, आपका ध्यान ऑप्शन 4 पर है। वेल डन। तो यह गुप्तकालीन मंदिर की विशेषताएं है। कौन कौन सी? कि आकार में बेहद छोटे, एक वर्गाकार चबूतरा, बीच में चौकोर कोठरी, ये सभी दोस्तों गुप्त काल के मंदिरों की विशेषता है। और इस प्रारंभिक दौर के निम्नलिखित मंदिर है जो भारत के प्राचीनतम संरचनात्मक मंदिर है। तो यहाँ जो पूरी लिस्ट में आपको बता रहा हूं, इनसे दोस्तों कुट वाला क्वेश्चन बनाकर एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। हमें यहाँ याद रखना है कि कौन से राज्य में और कौन से राज्य के कौन से जिले में कौन सा मंदिर स्थित है। तो देखो, तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर में, भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में, नचनाट कुठार का पार्वती मंदिर यह भी मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में, और देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, और भीतर गांव का मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में। और आगे बात करें
तो दोस्तों एक और क्वेश्चन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन का आंसर भी पता चल जाए। तो देखो कि इस प्रारंभिक दौर के निम्नलिखित मंदिर है जो भारत के प्राचीनतम संरचनात्मक मंदिर है। तिगवा का विष्णु मंदिर कहां पर? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में। नचना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के पन्ना में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। और भीतरगांव का मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में। और यहाँ कौन सा क्वेश्चन मैंने बनाया है कि भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्या आपने याद रख लिया? वेल डन। सही आंसर है सतना। क्या? सतना, मध्य प्रदेश के सतना में भूमरा का शिव मंदिर है। और यहां पर मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश के सतना में भूमरा का शिव मंदिर। ओके, आगे बात करें तो मंदिर स्थापत्य संबंधी अन्य नाम जैसे कि पंचायतन, भूमि, विमान, भद्ररथ, कर्णरथ और प्रतिरथ आदि भी प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। क्या? मंदिर स्थापत्य संबंधी अन्य नाम जैसा कि पंचायतन, भूमि, विमान, भद्ररथ, कर्णरथ और प्रतिरथ आदि भी प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। और 6ठी शताब्दी ईस्वी सन तक उत्तर और दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला शैली लगभग एक समान थी। कब तक? 6ठी शताब्दी तक उत्तर और दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला की जो शैली थी वो लगभग एक समान थी। लेकिन 6ठी शताब्दी के बाद प्रत्येक क्षेत्र का भिन्न भिन्न दिशाओं में विकास हुआ और आगे में 3 प्रकार की शैलियां, कौन कौन सी? नागर, द्रविड़ और बेसर शैली का प्रयोग किया गया मंदिर निर्माण में। दोस्तों आगे चलकर नागर, द्रविड़ और बेसर शैली का प्रयोग किया गया और आज हम यह तीनों शैली के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, आगे बात करते हैं नागर शैली की। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि ब्राह्मण समुदाय ने हिंदू धर्म के मंदिरों के निर्माण में किस शैली का प्रयोग किया है? ब्राह्मण समुदाय ने हिंदू धर्म के मंदिरों के निर्माण में किस शैली का प्रयोग किया है? नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, यह तीनों शैली का प्रयोग किया है ब्राह्मणों ने। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। और दोस्तों मंदिर स्थापत्य, तो यहां मैं आपके सामने जो एक टेबल बनाया है मैंने, एक तरफ है नागर, द्रविड़ और बेसर शैली। तो दोस्तों मंदिर स्थापत्य यानी कि किस वंश ने अथवा तो किस काल में कौन से शैली के मंदिर बने हैं वो यहां आप स्पष्ट कर सकते हैं। देखो कि नागर शैली में जो पाल उप शैली में मंदिर बनाए गए हैं, ओडिशा उप शैली या खजुराहो उप शैली या सोलंकी उप शैली, यह दोस्तों उप शैली में जो भी मंदिर बने हैं वो नागर शैली के उत्कृष्ट उदाहरण है। और द्रविड़ शैली का प्रयोग ज्यादातर दक्षिण भारत में किया गया है। और द्रविड़ शैली में बने मंदिरों की बात करें तो पल्लव उप शैली, चोल उप शैली, पांड्य उप शैली, विजयनगर उप शैली और नायक उप शैली, दोस्तों यह उप शैली में बने मंदिर द्रविड़ शैली के मंदिर है। और बेसर शैली यानी कि नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों को मिलाकर एक नई शैली का उद्भव हुआ, यह है बेसर शैली। तो राष्ट्रकूट, चालुक्य, काकतीय और होयसल, दोस्तों यह राजवंशों ने जो भी मंदिर बनवाए वो बेसर शैली में बने हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि यहां से हमें समझ में आ जाएगा कि कौन से मंदिर किस शैली में बने हैं। ओके, नागर, पाल उपशैली, ओडिशा उपशैली, खजुराहो उपशैली और सोलंकी उपशैली, नागर शैली के मंदिर। द्रविड़ शैली में दोस्तों पल्लव उपशैली, चोल उपशैली, पांड्य उपशैली, विजयनगर उपशैली और नायक उपशैली। तो बेसर शैली यानी कि नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिला जुला स्वरूप यानी कि बेसर शैली। राष्ट्रकूट, चालुक्य, काकतीय और होयसल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नागर शैली की। नागर शब्द नगर से बना है और सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इसे नागर शैली कहा जाता है। क्या दोस्तों? नागर शब्द नगर शब्द से बना है और सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इसे नागर शैली कहा जाता है। क्या? सबसे पहले नगर में मंदिर बनवाए गए, इसीलिए इस शैली का नामकरण हुआ नागर शैली। और यह संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक शैली है
जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में प्रचलित थी। क्या दोस्तों, यह नागर शैली हमारे भारत देश में कहां पर प्रसिद्ध थी? तो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में यह नागर शैली प्रचलित थी। इसे 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में मौजूद शासक वंशों ने पर्याप्त संरक्षण दिया। क्या दोस्तों, यह नागर शैली को पर्याप्त संरक्षण किसने दिया है? 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में मौजूद शासक वंशों ने। और नागर शैली की असली पहचान यानी कि विशेषताओं की बात करें तो समतल छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता पाई जाती है। इसे अनुप्रस्थिका एवं उत्थापन समन्वय भी कहा जाता है। दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है वो किस शैली में बन रहा है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यहाँ इमेज के जरिए आप आसानी से पता लगा सकते हैं, क्योंकि समतल छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता पाई जाती है और इसे अनुप्रस्थिका एवं उत्थापन समन्वय भी कहा जाता है। एक बार फिर से देखो कि यह नागर शैली में दोस्तों 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में मौजूद शासक वंशों ने यह नागर शैली को पर्याप्त संरक्षण दिया। और नागर शैली की जो मंदिर निर्माण की प्रकृति है, इमेज में आप देख सकते हैं, उनकी विशेषताओं की बात करें तो समतल छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता पाई जाती है। इसे अनुप्रस्थिका एवं उत्थापन समन्वय भी कहा जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि निम्न में से किस शैली के स्थापत्य में समतल छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता पाई जाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, नागर शैली। और आपने बिल्कुल सही बताया। और नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं। क्या? आधार से शिखर तक ये जो मंदिर है वो चतुष्कोणीय होते हैं। और ये मंदिर ऊंचाई में 8 भागों में बांटे गए हैं। क्या? नागर शैली के जो मंदिर है वो ऊंचाई में 8 भागों में बांटे गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार है। तो 8 भाग कौन कौन से? एक तो मूल, जिसे आधार भी कह सकते हैं, गर्भगृह, मसरक यानी कि नींव और दीवारों के बीच का भाग, जंगा यानी कि दीवार, कपोत यानी कि कार्निस, शिखर, गल यानी कि गर्दन, वर्तुलाकार आमलक और कुंभ यानी कि शूल सहित कलश। दोस्तों यहाँ शूल सहित कलश, तो यहाँ जमीन से लेकर यहाँ शिखर तक 8 भागों में मंदिर बटा हुआ होता है। एक बार फिर से देखो कि नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं और ये मंदिर ऊंचाई में 8 भागों में बांटे गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार है। मूल यानी कि आधार, गर्भगृह, मसरक यानी कि नींव और दीवारों के बीच का भाग, जंगा यानी कि दीवार, कपोत यानी कि कार्निस, शिखर, गल यानी कि गर्दन और वर्तुलाकार आमलक और कुंभ यानी कि शूल सहित का यह ऊपर वाला कलश। और इस शैली में बने मंदिरों को ओडिशा में कलिंग, गुजरात में लाट और हिमालयी क्षेत्रों में पर्वतीय कहा गया है। क्या दोस्तों? नागर शैली में बने मंदिरों को ओडिशा में कलिंग कहा गया है, गुजरात में लाट और हिमालयी क्षेत्र में पर्वतीय कहा गया है। चलिए आंसर बताइए कि निम्न में से किस शैली के मंदिर ऊंचाई में 8 भागों में बांटे गए हैं? ऊंचाई के आधार पर मंदिरों को 8 भागों में बांटा जाता है और यह शैली है नागर शैली। सही आंसर है ऑप्शन ए। और दोस्तों अब द्रविड़ शैली की बात करें तो कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। दोस्तों यह हमारे भारत देश के मैप में आप ढूंढिए कि कहाँ कृष्णा नदी है और कहाँ कन्याकुमारी है। तो कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक किस शैली में? द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। और द्रविड़ शैली की शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुई और सुदूर दक्षिण भारत में इसकी दीर्घ जीविता 18वीं शताब्दी तक बनी रही। क्या दोस्तों? यह 8वीं सदी में द्रविड़ शैली की शुरुआत हुई और 18वीं शताब्दी तक यह दीर्घ जीवित अवस्था में रहे। क्या? द्रविड़ शैली का दोस्तों तकरीबन 1000 साल तक इसका प्रयोग किया गया है। इस शैली में मंदिर बनवाए गए हैं। तो कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। द्रविड़ शैली की शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुई। सुदूर दक्षिण भारत में इसकी दीर्घ जीविता 18वीं शताब्दी तक बनी रही। चलिए आंसर बताइए कि कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक किस शैली के मंदिर पाए जाते हैं? दोस्तों यहाँ गलत इमेज आ गई है, कावेरी नहीं बल्कि कृष्णा नदी।
कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक किस शैली के मंदिर पाए जाते हैं? तो याद रखना, कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक किस शैली के मंदिर पाए जाते हैं? द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। और द्रविड़ शैली की पहचान विशेषताओं की बात करें तो प्राकार यानी कि चार दीवारी, गोपुरम यानी कि प्रवेश द्वार, यह है गोपुरम, ऊंचे प्रवेश द्वार, इसे कहा जाता है गोपुरम। और आपने कहीं हिस्ट्री में या तो सोशल साइंस में पढ़ा भी होगा। वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह जिसे रथ कहा जाता है, इमेज आप देख सकते हैं। पिरामिड नुमा शिखर, क्या यह पिरामिड नुमा शिखर? और मंडप यानी कि नंदी मंडप। विशाल संकेंद्रित प्रांगण, क्या यह विशाल संकेंद्रित प्रांगण है? तथा अष्टकोणीय मंदिर संरचना शामिल है। दोस्तों, यह द्रविड़ शैली के मंदिर की कुछ विशेष लाक्षणिकता है, पहचान है। देखो, प्राकार यानी कि चार दीवारी, गोपुरम यानी कि प्रवेश द्वार, वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह यानी कि रथ, पिरामिड नुमा शिखर, मंडप जैसा कि नंदी मंडप, विशाल संकेंद्रित प्रांगण और अष्टकोणीय मंदिर संरचना, यह द्रविड़ शैली की लाक्षणिकता है। चलिए आंसर बताइए कि गोपुरम यानी कि प्रवेश द्वार, वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह यानी कि रथ, तो यह सब किस शैली में बने मंदिर की पहचान है? तो यह जो बात मैंने आपको बताई है वो याद रखना, द्रविड़ शैली में बने मंदिर की पहचान है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और द्रविड़ शैली के मंदिर बहुमंजिला होते हैं, क्या यह द्रविड़ शैली के मंदिर बहुमंजिला होते हैं? और पल्लवों ने द्रविड़ शैली को जन्म दिया। चोल काल में इसने ऊंचाइयां हासिल की तथा विजयनगर काल के बाद यह ह्रासमान हुए। दोस्तों, किस शासन काल में यह द्रविड़ शैली का जन्म हुआ? पल्लवों के शासन काल में। और चोल काल में इसने ऊंचाइयां हासिल की तथा विजयनगर काल में के बाद यह ह्रासमान हुए, यानी कि विलुप्त होती गई। तो याद रखना, द्रविड़ शैली के मंदिर बहुमंजिला होते हैं। पल्लवों ने द्रविड़ शैली को जन्म दिया, चोल काल में इसने ऊंचाइयां हासिल की, विजयनगर काल के बाद यह ह्रासमान हुई। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि द्रविड़ शैली को किस वंश के राजाओं ने जन्म दिया? द्रविड़ शैली को किस वंश के राजाओं ने जन्म दिया? सही आंसर है पल्लव। क्या पल्लव वंश के राजाओं ने जन्म दिया? मैंने बताया था, आपका ध्यान किधर था? पल्लवों ने द्रविड़ शैली को जन्म दिया, चोल काल में उसने ऊंचाइयां हासिल की। तो आगे बात करें दोस्तों, तो चोल काल में द्रविड़ शैली की वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का संगम हो गया। कब? चोल काल में द्रविड़ शैली की वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का संगम हो गया। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जो चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा निर्मित है, और उनके बारे में मैंने आपको बताया था एक दो दिन पहले। किसके बारे में? बृहदेश्वर मंदिर के बारे में, कि इसका निर्माण किसने किया है? एक चोल शासक राजराज प्रथम ने यह बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, और यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। तो तकरीबन 1000 वर्षों से द्रविड़ शैली का जीता जागता उदाहरण है यह बृहदेश्वर मंदिर, जो तंजौर में है। कहां पर? तंजौर में। यहां से क्वेश्चन निकल सकता है, याद रखना कि चोल काल में द्रविड़ शैली की वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का संगम हो गया। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल यह तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा निर्मित है। 1000 वर्षों से द्रविड़ शैली का जीता जागता उदाहरण है यह बृहदेश्वर मंदिर। ये देखिए, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, कहीं पर बृहदेश्वर लिखा है, कहीं पर बृहदेश्वर लिखा है। ओके, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? किसने बनवाया था बताइए? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने। ओके, सही आंसर। द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही आगे नायक शैली का विकास हुआ, जिसके उदाहरण है मीनाक्षी मंदिर मदुरई का। ये देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? मदुरई में। और यह नायक शैली का उदाहरण है रंगनाथ मंदिर श्रीरंगम तमिलनाडु में, वो भी यह नायक शैली का उदाहरण। और रामेश्वरम मंदिर, यह सभी दोस्तों नायक शैली में विकसित हुए मंदिर है। एक बार फिर से देखो कि द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही आगे नायक शैली का विकास हुआ, जिसके उदाहरण है मीनाक्षी मंदिर, रंगनाथ मंदिर और रामेश्वरम मंदिर।
और दोस्तों याद रखना कहां पर स्थित है। ओके, और दोस्तों आगे बेसर शैली की बात करते हैं। तो नागर और द्रविड़ शैलियों के मिले जुले रूप को बेसर शैली कहते हैं। क्या? नागर शैली और द्रविड़ शैलियों के मिले जुले रूप को क्या कहते हैं? बेसर शैली कहते हैं। और इस शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं। कहां से कहां तक? विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक यह बेसर शैली के मंदिर पाए जाते हैं। चलिए आंसर बताइए कि नागर और द्रविड़ शैलियों के मिले जुले रूप को क्या नाम दिया गया है? क्या कहा जाता है? बेसर शैली कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। और बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। क्या? यह बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। और बेसर शैली के मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार यानी कि वृत्ताकार या अर्ध गोलाकार होता है। इमेज में आप देख सकते हैं। तो बेसर शैली के मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार यानी कि वृत्ताकार या अर्ध गोलाकार होता है। और बेसर शैली का उदाहरण वृंदावन का वैष्णव मंदिर और जिसमें गोपुरम बनाया गया। ओके, चलिए आंसर बताइए कि वृंदावन का वैष्णव मंदिर निम्न में से किस शैली का उदाहरण है? चलिए, किस शैली का उदाहरण है? बेसर शैली का उदाहरण है यह वृंदावन का वैष्णव मंदिर। और गुप्त काल के बाद देश में स्थापत्य को लेकर क्षेत्रीय शैलियों के विकास में एक नया मोड़ आता है। और इस काल में ओडिशा, गुजरात, राजस्थान एवं बुंदेलखंड का स्थापत्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या? गुप्त काल के बाद देश में स्थापत्य को लेकर क्षेत्रीय शैलियों के विकास में एक नया मोड़ आता है। और इस काल में ओडिशा, गुजरात, राजस्थान एवं बुंदेलखंड का स्थापत्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इन स्थानों में 8वीं से 13वीं सदी तक महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ। और इसी दौर में दक्षिण भारत में चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूटकालीन और चोल युगीन स्थापत्य अपने वैशिष्ट्य के साथ सामने आए। ओके, तो यहाँ आज हमने नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली की बात की। आपकी समझ में यह मंदिर के स्थापत्य और कौन सी शैली में बने हैं वो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे इसी टॉपिक में कल एक नए इसी टॉपिक में इसी पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 4 को। ओके, कल मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।